नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है मोटिवेशनल कोड। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। दोस्तों, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। दोस्तों, अपना हौसला बर्फ बनने तक बनाए तो रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास की पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। क्षुद्रांत, विक्र, यकृत, आमाशय। तो आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने जैसे कल सपोर्ट किया था वैसे आज इस क्लास में सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों। क्षुद्रांत। कल किसी बच्चे ने क्षुद्रांत पूछा था कि सर क्या होता है क्षुद्रांत। तो दोस्तों, क्षुद्रांत छोटी आंत को ही कहा जाता है। क्षुद्रांत छोटी आंत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका है क्षुद्रांत, दूसरा विकल्प आपका विक्र, और तीसरा यकृत, और चौथा आमाशय। तो बताएं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं रेनिन, तो दोस्तों रेनिन का जो स्राव होता है वह दोस्तों कहाँ से होता है। वह कहाँ से होता है, आमाशय से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, आमाशय से होता है। कहाँ से होता है, आमाशय से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जो कि आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है। टाइलिन, पेप्सिन, इरेप्सिन पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प आपका है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, और तीसरा विकल्प है दोस्तों ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, और आपका डी नंबर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें आप सभी लोग दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है, कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन पाचक जो एंजाइम है दोस्तों वो कौन से हैं, तो वह दोस्तों कौन से हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन। ठीक है दोस्तों, ये जो एंजाइम होते हैं ये दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन, यानी कि एक एंजाइम जो है दोस्तों वो प्रोटीन पाचक है। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों आपका विकल्प नंबर सी, ट्रिप्सिन,
पेप्सिन और इरेप्सिन, ये एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और दोस्तों यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करें, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, और कल की क्लास में भी दोस्तों यह क्वेश्चन था, ठीक है। कल की क्लास जो हम लोगों ने किया था दोस्तों, उस क्लास में भी यह क्वेश्चन था, ठीक है। कल की क्लास अगर आपने किया है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। कल की क्लास में यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरूवेट। तो आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, हाँ कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, बताएं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो दोस्तों कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा मुद्रा है दोस्तों वह क्या है, एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम आप सभी लोग कमेंट करें, एटीपी का पूरा नाम कमेंट करें आप सभी लोग, क्या होगा दोस्तों। अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की दोस्तों, अल्टमान ने। किसने की दोस्तों, अल्टमान ने। और आपको कमेंट करके यह बताना है कि किस सन में इन्होंने किया था, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम, और आपको अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब किया, सन आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है। आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें दोस्तों, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो दोस्तों कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी, ठीक है। चलिए एटीपी का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और आप सभी लोग एडीपी का पूरा नाम कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए हमने बता दिया दोस्तों एटीपी का, अब आपको एडीपी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। चलिए हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और यह भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम्स में, लाइसोसोम्स में। तो आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, और जिनका सही आंसर है दोस्तों एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों किसने किया था, अल्टमान ने, ठीक है दोस्तों। वहीं पे अगर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होते हैं दोस्तों, पौधे हरे होते हैं। और लाइसोसोम, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसे ही कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा घर
या बिजली घर या विद्युत घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करें। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5? देखेंगे आप सभी लोग। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम है पेप्सिन, सेलुलोज, रोमाइलेज, ट्रिप्सिन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम है पेप्सिन, सेलुलोज, रोमाइलेज, ट्रिप्सिन। कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करें। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम, तो दोस्तों पहला जो एंजाइम है उसका जो नाम है वह दोस्तों क्या है? हाँ, क्या नाम है दोस्तों? रोमाइलेज। क्या नाम है? रोमाइलेज। ठीक है, तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों? रोमाइलेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं तो आप सभी लोग अपने जो वीडियो की क्वालिटी है उस क्वालिटी को 480 पे करें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर 480 पे करें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। जैसे दोस्तों मनुष्य में जो हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वह दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। मनुष्य में जो हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 4 होती है। उसी प्रकार आपको मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। 1 होती है दोस्तों, कि 2 होती हैं, कि 3 होती हैं, कि 4 होती हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, और मनुष्य में जो हृदय होता है दोस्तों उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब आपको मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है यह आपको बताना है। तो कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हाँ 2। मछली के हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। शर्करा, अमीनो अम्ल, रेजिन, ग्लूकोज। पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो दोस्तों बताएं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया जाए, पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है दोस्तों, कौन सा है वह दोस्तों रेजिन है। कौन सा है दोस्तों? रेजिन। यह पदार्थ दोस्तों पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगर बात करते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का अगर बात करते हैं अणुसूत्र तो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, और पादपों में एक अवशिष्ट पदार्थ है तो वह दोस्तों क्या है? रेजिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में दोस्तों भोजन अंतिम रूप से पचता है? दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है, यह आपको बताना है दोस्तों। अमाशय में, कि मुख-गुहा में, कि बृहद या बड़ी आंत में, कि छोटी आंत में? दोस्तों कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर अभी कल की क्लास आप सभी लोगों ने देखा है दोस्तों तो कल की क्लास जरूर देखें, क्योंकि यह दोस्तों कल की क्लास का क्वेश्चन भी है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस कल वाली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? बताएं, अमाशय, मुख-गुहा, कि बृहद या बड़ी आंत है, कि छोटी आंत? दोस्तों कमेंट करें। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही। जितने लोग बता रहे हैं दोस्तों, जितने लोग दोस्तों अगर छोटी आंत बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जितने लोग छोटी आंसर बता रहे हैं दोस्तों उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो वह दोस्तों आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है दोस्तों? तो छोटी आंत, छोटी आंत दोस्तों। ठीक है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। किस आंत में दोस्तों? छोटी आंत में पचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब दोस्तों अब आपको क्या बताना है? अब आपको क्या बताना है? छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। तो आप सभी लोग छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई कमेंट करके बताएं। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और दोस्तों मुख गुहा, अगर बात करते हैं मुख गुहा, तो यहीं से दोस्तों क्या होता है? भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? मुख गुहा से ही भोजन का क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ, आप सभी लोग छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या है? श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है। श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है श्वसन नली और कंठ में, फेफड़ों की कूपिकाओं में, कूपिकाओं और गलों में, कूपिकाओं और गले में, गले और कंठ में। तो बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बन सकता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपसे पूछा गया है? श्वसन की प्रक्रिया में, थोड़ा आप क्वेश्चन को समझें फिर उसके बाद आंसर को दें दोस्तों। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। विकल्प नंबर आपका ए है श्वास नली और कंठ में, फेफड़ों की कूपिकाओं में, कूपिकाओं और गले में, और आपका डी नंबर विकल्प है गले और कंठ में। हाँ, तो कुछ लोग जैसा कि आंसर बता रहे हैं दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का जो विनिमय होता है दोस्तों, वह दोस्तों कहाँ होता है? तो वह दोस्तों फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। बिल्कुल सही आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों, फेफड़ों की
कूपिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, श्वसन की प्रक्रियाओं में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, फेफड़ों की कूपिकाओं में। कहाँ होता है, फेफड़ों की कूपिकाओं में। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर हो जाता है दोस्तों, वह आपका विकल्प नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है, पहले दोस्तों विक्र, विक्र के बाद कहाँ, मूत्र नली, फिर उसके बाद दोस्तों कहाँ, मूत्र मार्ग, फिर उसके बाद कहाँ, मूत्राशय। क्या यह सही है दोस्तों, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, विक्र, उसके बाद दोस्तों कहाँ, मूत्राशय, फिर उसके बाद कहाँ, मूत्र मार्ग, फिर उसके बाद दोस्तों कहाँ, मूत्र नली। क्या यह सही है, विकल्प नंबर 2। और तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, पहले विक्र, उसके बाद दोस्तों कहाँ, मूत्र नलियां, उसके बाद दोस्तों कहाँ, मूत्राशय, फिर उसके बाद कहाँ, मूत्र मार्ग। क्या यह सही है विकल्प दोस्तों, सी नंबर कि डी नंबर विकल्प दोस्तों, मूत्राशय, फिर उसके बाद दोस्तों कहाँ, विक्र, उसके बाद कहाँ, मूत्र नली, और फिर लास्ट में कहाँ दोस्तों, मूत्र मार्ग। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है। ठीक है, कमेंट करें। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मानव शरीर में जो मूत्र का सही मार्ग है दोस्तों वह क्या है, तो वह दोस्तों क्या है, हाँ वह दोस्तों क्या है दोस्तों, पहले क्या होगा, विक्र, पहले क्या होगा दोस्तों, विक्र, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद मूत्र नलियां होगी। क्या होगी दोस्तों, मूत्र नलियां, मूत्र नलियां के बाद क्या होगा दोस्तों, मूत्र नलियां होगा, मूत्र नलियां के बाद क्या होगा दोस्तों, मूत्राशय, क्या होगा दोस्तों, मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद दोस्तों क्या होगा, मूत्राशय के बाद क्या होगा, मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग होगा। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों हाँ क्या होगा दोस्तों, लास्ट में मूत्र मार्ग, क्या होगा, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो पहले दोस्तों क्या होगा, देखेंगे आप सभी लोग, पहले दोस्तों क्या होगा, पहले होगा विक्र होगा, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मूत्र नलियां होगी, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मूत्राशय, और फिर लास्ट में दोस्तों कहाँ, मूत्र मार्ग। तो यह दोस्तों हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है। तो विकल्प के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पहले विक्र, पहले विक्र, उसके बाद दोस्तों मूत्र नलियां, मूत्र नलियां दोस्तों, उसके बाद मूत्राशय, मूत्राशय दोस्तों, फिर आप देखेंगे लास्ट में क्या है, मूत्र मार्ग। तो आपका जो विकल्प है दोस्तों सी, यह बिल्कुल सही हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चले दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करते हुए चले। ठीक है, तो हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है दोस्तों, तो पहले विक्र, फिर मूत्र नलियां दोस्तों, उसके बाद क्या है, मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका सी बिल्कुल विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखेंगे आप सभी लोग, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम है, बताना है दोस्तों कौन सा सही क्रम है। और दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। हाँ, विकल्प आप देख सकते हैं, पहला विकल्प आपका दिया है मुख, फिर उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर दोस्तों ग्रसिका, फिर बड़ी आंत, फिर आपका वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत, वही चीज़ें हैं लिखा है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं बी नंबर, मुख, फिर ग्रसिका, अमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों मुख,
अमाशय, तीसरा विकल्प आपका है मुख, अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत और आपका फिर बड़ी आंत है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप सभी लोग डी नंबर क्या है, डी नंबर आपका क्या है, मुख है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत है कि फिर आपका बड़ी आंत है। ठीक है दोस्तों, तो मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है दोस्तों, कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी लोगों को बताऊं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ इसमें से कुछ लोगों का आंसर गलत है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर मुख दोस्तों, मुख के बाद देखें आता है क्या, ग्रसिका आती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अमाशय। तो पहला विकल्प आपका तो कट चुका है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे पहले क्या आता है मुख, फिर क्या आता है ग्रसिका, उसके बाद अमाशय और दोस्तों उसके बाद क्या आता है छोटी आंत, फिर छोटी आंत के बाद क्या आता है, बड़ी आंत आता है। ठीक है, तो पहला तो विकल्प आपका पहले ही कट चुका है। दूसरे विकल्प की अगर बात करते हैं मुख, ग्रसिका, अमाशय, देखें दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत पहले दे दिया और छोटी आंत बाद में दिया है, तो यह भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले छोटी आंत आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत आती है। ठीक है, चलिए, तो यह विकल्प भी कट चुका है। अगर बात करते हैं विकल्प नंबर सी की दोस्तों, मुख, मुख के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अमाशय, और अमाशय से पहले क्या होता है, ग्रसिका होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रसिका होता है, इसीलिए आपका विकल्प सी भी कट गया। तो ये आपका ए भी कट गया, बी भी कट गया और सी भी विकल्प कट गया। तो बचा दोस्तों लास्ट में क्या आपका डी नंबर विकल्प, जो किया सही हो जाता है। पहले दोस्तों क्या होगा, मुख, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है दोस्तों, तो पहले मुख होगा, मुख के बाद दोस्तों क्या होगा, ग्रसिका होगा, फिर अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत और लास्ट में दोस्तों क्या होगा, बड़ी आंत। ठीक है, तो मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या होगा, तो पहले मुख, उसके बाद दोस्तों ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर उसके बाद दोस्तों क्या, बड़ी आंत। ठीक है, तो यह आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। त्वची ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। त्वची ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों ने कल सपोर्ट किया था दोस्तों, उसी तरह आज भी इस क्लास में सपोर्ट करें आप सभी लोग। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर आपका दोस्तों क्या, विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। तो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है दोस्तों, वह क्या है, वह दोस्तों आपका बी नंबर श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां इसी की रूपांतरित होती हैं। ठीक है, तो दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है दोस्तों, श्वेत ग्रंथियां की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यह आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, देखेंगे आप सभी लोग, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, लसिका में नहीं पाए जाते हैं। ए नंबर आपका विकल्प क्या है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं, बी नंबर लिम्फोसाइट और सी नंबर दोस्तों है श्वेत रुधिराण और डी नंबर है उत्सर्जी पदार्थ। तो बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लसिका में नहीं पाए जाते हैं, क्या लसिका में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट करें,
हाँ कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं जैसा कि हाँ लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों लसिका में क्या नहीं पाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कुछ लोग बता रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो लसिका में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, क्या नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। तो दोस्तों लसिका में नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं। और दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसी। अब आपको इसका जीवन काल बताना है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है। दोस्तों आरबीसी के साथ साथ आपको श्वेत रुधिराणु यानी कि श्वेत कणिकाओं का भी बताना है, ठीक है। तो आरबीसी के साथ साथ आप सभी लोगों को डब्ल्यूबीसी का भी बताना है, आरबीसी के साथ साथ आप सभी लोग डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल कमेंट करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो लसिका में क्या नहीं पाए जाते दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोगों को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसका जीवन काल आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है दोस्तों। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नाशय में, पित्ताशय में, अमाशय में, यकृत में। बताएं दोस्तों जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों अगर बात करते हैं जठर रस, तो दोस्तों जठर रस जो स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है दोस्तों कि जठर रस जो स्रावित होता है वह दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, वह आपका अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से दोस्तों, तो वह दोस्तों अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, अमाशय से जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम होता है, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम कि एमाइलेज एंजाइम कि रेरिन एंजाइम कि ये सभी। तो कमेंट करें आप सभी लोग, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों। हाँ बताएं आप सभी लोग, बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, एमाइलेज, रेनिन कि ये सभी। तो बताएं आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हाँ बिल्कुल सही आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर हो जाएगा कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। पहला विकल्प क्या है दोस्तों, अवशोषण। दूसरा विकल्प क्या है, पाचन। तीसरा विकल्प क्या है, क्रमानुकुंचन। और चौथा विकल्प क्या है दोस्तों, परिसंचरण। तो कमेंट करें, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं अवशोषण कहते हैं दोस्तों, कि पाचन कहते हैं, कि क्रमानुकुंचन कहते हैं, कि परिसंचरण कहते हैं। तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ कमेंट करें आप सब लोग, बिल्कुल सही
सही। आप सभी लोग जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन दोस्तों आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। सॉरी दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17, स्फैग्मोमीटर से मापते हैं रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें आप सभी लोग। स्फैग्मोमैनोमीटर से मापती हैं, क्या मापा जाता है दोस्तों? रुधिर दाब कि नब्ज कि हृदय स्पंदन की दर कि आपका डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं तो क्या मापते हैं? रुधिर दाब। क्या मापा जाता है दोस्तों? रुधिर दाब को मापा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? रुधिर दाब को मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? हाँ क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर विकल्प रुधिर दाब बिल्कुल सही हो जाता है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? क्या मापा जाता है? रुधिर दाब को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? देखेंगे आप सभी लोग। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है, त्रिवलन कपाट के बीच में होता है। पहला विकल्प दाहिना व बायां निलय, दूसरा विकल्प दाहिना निलय व बायां अलिंद, तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों? दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, और चौथा विकल्प क्या है दोस्तों? बायां निलय व बायां अलिंद। तो कमेंट करें आप सभी लोग। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है दाहिना व बायां निलय, दाहिना निलय व बायां अलिंद। सी नंबर आपका है दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, और डी नंबर है बायां निलय व बायां अलिंद। तो कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा आपका? विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है, तो किसके बीच में होता है दोस्तों त्रिवलन कपाट? तो दोस्तों त्रिवलन कपाट दाहिना व बायां निलय के बीच में होता है, दाहिना व बायां निलय के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, और यह दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बताएं दोस्तों, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी जोड़ी होती है दोस्तों? 1 जोड़ी कि 2 जोड़ी कि 3 जोड़ी कि 4 जोड़ी? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है दोस्तों। अगर बात करते हैं मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, तो दोस्तों मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वह कितनी जोड़ी होती है? तो वह दोस्तों कितनी जोड़ी होती है?
कितनी जोड़ी होती है दोस्तों? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? यह क्वेश्चन का आंसर अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कल की क्लास आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो यह कल की क्लास में क्वेश्चन था। ठीक है, बताएं, यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया है और बहुत सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो किसमें होता है दोस्तों? हाँ, किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है, उसका जो विकल्प आपका बी हो जाएगा, वह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है दोस्तों, वह कहाँ होता है? तो वह दोस्तों पत्तियों में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पौधों में कहाँ होता है दोस्तों? तो पत्तियों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके परीक्षा की थी दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल का संवहन होता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जो जल का संवहन होता है दोस्तों, वह किसके द्वारा होता है? तो वह दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो वह दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है पौधों में? भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है पौधों में? यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वातोसर्जन का महत्व है। वातोसर्जन का महत्व है। पहला विकल्प क्या दिया है दोस्तों? पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना। दूसरा आपका विकल्प है अतिरिक्त जल को त्यागने व ताप के नियमन में। उसके बाद सी नंबर आपका विकल्प है गैसों के आदान प्रदान में। और डी नंबर है मृदा के जल के अवशोषण में। तो बताएं दोस्तों, वातोसर्जन का महत्व है पौधे के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना, कि बी नंबर अतिरिक्त जल को त्यागने व ताप के नियमन में, कि आपका सी नंबर है दोस्तों गैसों के आदान प्रदान में, कि डी नंबर है मृदा से जल के अवशोषण में। तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा? तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। पौधे के वायवीय भागों तक जल पहुंचना, यह दोस्तों क्या कहलाता है? यानी कि यह आपका वातोसर्जन का महत्व है। पौधे के वायवीय भागों तक जल का पहुंचना, यह दोस्तों क्या है? वातोसर्जन का महत्व है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करके अपनी संख्या को और बढ़ाएं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बल्ब का प्रकाश, एसिटिलीन, पानी, क्लोरोफिल। बताएं दोस्तों, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बल्ब का प्रकाश, एसिटिलीन, पानी, क्लोरोफिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। दोस्तों अगर कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है तो दोस्तों क्या आवश्यक है? कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है दोस्तों तो बल्ब का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं। प्रोटीन, वसा, मंड, क्लोरोफिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन होगा कि वसा होगा कि मंड होगा कि क्लोरोफिल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं, तो किस रूप में? मंड के रूप में। जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों वह मंड के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप खाद्य बनाते हैं तो किस रूप में दोस्तों? मंड के रूप में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। और यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। वातोत्सर्जन के द्वारा दोस्तों, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कि श्वसन द्वारा, कि प्रजनन द्वारा? यह आपको कमेंट करके बताना है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ, जितने लोग दोस्तों क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो किस प्रक्रम के द्वारा दोस्तों पादप वायु को शुद्ध करते हैं? तो दोस्तों हाँ बताएं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पादप श्वसन द्वारा दोस्तों वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पादप जो होते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों? श्वसन को, यानी कि श्वसन के रूप में ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 गैस को छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा, तो श्वसन द्वारा दोस्तों वायु को शुद्ध करते हैं। कैसे दोस्तों? ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन दोस्तों? पादप। और क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। पादप श्वसन द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों और इसको आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों द्वारा, श्वसन द्वारा, वातोत्सर्जन द्वारा, जाइलम द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26
आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो गैसों का आदान प्रदान पौधों व वायुमंडल के बीच किसके द्वारा होता है दोस्तों? गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सही दोस्तों, रंध्रों के द्वारा पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रंध्र क्या होते हैं दोस्तों, तो सुनेंगे आप सभी लोग। हाँ, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर रंध्र क्या होता है, तो दोस्तों रंध्र क्या होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा, इन्हीं जो छिद्र होते हैं दोस्तों, इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो रंध्रों के द्वारा क्या होता है, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप सभी लोग रंध्र क्या होते हैं, क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके बताएं, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों? तो थंबनेल करके आप सभी लोग बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों का ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24? मनुष्य में दूध के दांत की संख्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 24, 28, 32। बताएं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन का आंसर अब आप ही लोग देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताएं आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि मनुष्य में दूध के जो दांतों की संख्या होती है वह दोस्तों कितनी होती है, तो वह दोस्तों 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 20 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 28 यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यह दोस्तों आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं आप सभी लोग, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर कि 15 फीट? कमेंट करें। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, कितनी होती है? आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। मनुष्य में ग्रास नली की जो लंबाई होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अपने कॉपी में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है, तो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या है दोस्तों? बताएं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। बताएं दोस्तों, चवर्णक दंतों की संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2 होती है कि 4 होती है कि 6 होती है कि 8 होती है? कमेंट करें।
मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 और 2015 में पूछा गया है। तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? मनुष्य में जो दांत होते हैं दोस्तों वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो आपका होता है पहला कृंतक। क्या होता है दोस्तों? कृंतक। दूसरा क्या है दोस्तों? रदनक। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? रदनक। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? चर्वणक। तीसरा क्या होता है दोस्तों? चर्वणक या अग्र चर्वणक आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है तीसरा आपका क्या होता है? अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक। और चौथा क्या होता है दोस्तों? चर्वणक। क्या होता है? चर्वणक। ठीक है, तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला कृंतक हो गया, दूसरा रदनक हो गया, तीसरा अग्र चर्वणक हो गया और चौथा दोस्तों चर्वणक हो गया। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। ठीक है, तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है। तो चर्वणक दंतों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो वह दोस्तों 4 होती है। प्रत्येक जबड़ों में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है? तो वह दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़ों में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। बताएं दोस्तों, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। पहले दोस्तों आप सभी लोग अमोनिया का सूत्र बताएं, उसके बाद यूरिया का सूत्र बताएं। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या होगा दोस्तों? देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग अमोनिया का सूत्र बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कमेंट करें। और यूरिया का जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों? NH2CO NH2। ठीक है, क्या होता है यूरिया का सूत्र दोस्तों? NH2CO NH2 होता है। ठीक है, अब अमोनिया का तो सिंपल सा है, आप सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है अमोनिया का? NH3 होता है दोस्तों। क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। कौन करता है दोस्तों? विकल्प आप देखेंगे, अग्नाशय कि यकृत कि अमाशय कि विक्र। कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। यकृत दोस्तों यह क्या करता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में दोस्तों, कि प्रोटीन के रूप में, कि हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में। फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है दोस्तों वह किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में। बताएं दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं दोस्तों। फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वह किस रूप में होता है दोस्तों? तो वह दोस्तों किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह किस रूप में होता है दोस्तों? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसीय रूप में। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसीय रूप में। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, किस रूप में होता है दोस्तों, अणुओं के रूप में कि आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में कि गैसीय रूप में। बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करें। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है दोस्तों, तो किस रूप में होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किस रूप में होता है दोस्तों, वह आयनों के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, आयनों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं, जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं जीवित कोशिकाओं की, निर्जीव कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं की कि प्रोटीन की। बताएं दोस्तों, जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं जीवित कोशिकाओं की, निर्जीव कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं की कि प्रोटीन की। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं दोस्तों, जो जाइलम वाहिनियां होती हैं यह किसकी बनी होती हैं, तो यह दोस्तों किसकी बनी होती हैं, मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं दोस्तों, तो ये मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं दोस्तों, मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं दोस्तों, तो यह किसकी बनी होती हैं, मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो विकल्प है आपका सी, वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या है, शाम के समय वातोसर्जन दर हो जाती है, शाम के समय वातोसर्जन दर हो जाती है। वातोसर्जन की दर होती है दोस्तों, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि अधिक हो जाती है कि दोगुनी हो जाती है कि शून्य हो जाती है। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। शाम के समय दोस्तों वातोसर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि अधिक हो जाती है कि दोगुनी हो जाती है कि शून्य हो जाती है। बताएं आप सभी लोग दोस्तों, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वातोसर्जन की जो दर होती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वातोसर्जन यह दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है दोस्तों, तो वातोसर्जन की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, शाम के समय, तो शाम के समय दोस्तों तो सूर्य रहेगा ही नहीं, जो शाम के समय होगा दोस्तों सूरज तो रहेगा नहीं, तो उस समय वातोसर्जन तो होता है दोस्तों, लेकिन उसकी जो दर होती है वह दोस्तों क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है या कहें तो कम हो जाती है। ठीक है, शाम के समय दोस्तों तो सूर्य रहेगा ही नहीं, तो उस समय जो वातोसर्जन की दर होती है दोस्तों वह धीमी या कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। शाम के समय वातोसर्जन की दर हो जाती है तो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। शाम के समय वातोसर्जन की जो दर होती है दोस्तों वह क्या होती है, वह कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि शाम के समय सूर्य नहीं रहता है। ठीक है, जब सूर्य नहीं रहेगा दोस्तों तो वातोसर्जन की दर ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया 2011 में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, रुधिर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, और डी नंबर दाएं अलिंद में। तो कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया जाए, फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है, तो दोस्तों फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, किस में चला जाता है दोस्तों? तो वह किस में चला जाता है? हाँ, फेफड़ों में चला जाता है। किस में चला जाता है दोस्तों? फेफड़ों में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर किस में चला जाता है? तो फेफड़ों में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है दोस्तों? तो फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या है दोस्तों? अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, डी नंबर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। बताएं दोस्तों, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उस क्लास में इस क्वेश्चन को करवाया भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं आप सभी लोग, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? दोस्तों अगर अभी आपने उस क्लास को नहीं देखा है, जो हमारी कल की क्लास थी, उस क्लास को अगर अभी आपने नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वातोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। बताएं दोस्तों आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, वातोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट करें आप सभी लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन के द्वारा दोस्तों पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है वह दोस्तों क्या है? श्वसन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है दोस्तों? तो किस में निभाता है? वह दोस्तों श्वसन में निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है दोस्तों? तो श्वसन में निभाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर जो दोस्तों है विकल्प, वह बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर जो विकल्प है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया है 2017 और 13 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है दोस्तों, रंध्रों द्वारा
रंध्रों में, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग पुनः देखेंगे। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रंध्र होते हैं दोस्तों, रंध्रों को क्या कहा जाता है? छिद्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5 पाई जाती हैं दोस्तों, कि 4 पाई जाती हैं, कि 3 पाई जाते हैं, कि 2 पाई जाती हैं? बताएं आप सभी लोग। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती है? तो वह दोस्तों कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों में द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं दोस्तों? तो कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित या क्लोरोफिल से, इनमें से कोई नहीं, इसमें से किसी से नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बताएं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित या क्लोरोफिल से, कि इनमें से किसी से नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है इनमें से किसी से नहीं निकलती है। तो आपका विकल्प जो आपका डी नंबर हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दोस्तों बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड। बताएं दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है दोस्तों। अग्नाशय है, कि पिट्यूटरी है, कि थाइमस है, कि थायराइड है? आप सभी लोग बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। अग्नाशय है जो दोस्तों यह ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है। अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों यह क्या है? बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है। बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पित्तरस का श्रवण होता है। बताएं दोस्तों, पित्ताशय में, कि यकृत में, कि अग्नाशय में, कि अमाशय में? और दोस्तों यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सबसे पहले आता है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 42 पित्तरस का श्रवण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, कि अमाशय में? हाँ बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कमेंट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। पित्तरस का जो श्रवण होता है दोस्तों वह किसमें होता है? तो वह दोस्तों किसमें होता है? यकृत में होता है। किसमें होता है दोस्तों? यकृत में। और दोस्तों यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है दोस्तों यह क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, कल का ही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं दोस्तों एटीपी तथा NAD2H, बी नंबर ATP तथा ग्लूकोज, और आपका सी नंबर ATP तथा NADP2H, कि
जिन लोगों ने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी दोस्तों, वो क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जिन लोगों ने कल की क्लास अच्छे मन से देखी होगी दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, तो बताएं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, क्योंकि यह क्वेश्चन कल की क्लास में था। ठीक है, तो बताएं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों? ये सभी बनते हैं कि एटीपी तथा NAD2H बनते हैं, कि एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है, कि NADP तथा NADP2H बनते हैं। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं आप सभी लोग, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में बनते हैं। कल की क्लास आप सभी लोगों ने किया है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल की क्लास में यह क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने कल की क्लास में अगर अच्छे मन से कल की क्लास किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका C नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ATP तथा NADP2H ग्रैना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में दोस्तों आपके ATP तथा NADP2H बनते हैं। अब आप दोस्तों NADP और ATP का पूरा नाम कमेंट करके बताएं दोस्तों। आप सभी लोग ATP ADP ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ATP ADP और NADP का पूरा नाम कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, तो कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही आप सभी लोग बता रहे हैं। कुछ बच्चियों का, देखिए बच्चियों का आया, जैसे कि दीपा का आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। हाँ दीपा का बिल्कुल सही कमेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है दोस्तों, अभी मैंने जस्ट बताया इसी क्लास में। हाँ ठीक है, अनिकेश बिल्कुल सही, ब्रजेश बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ अजय, देखो अजय का तो, हाँ अजय को जोड़ने का प्रयास करें इस क्लास में। चलिए और भी बच्चे बताएं। चलिए बिल्कुल सही अनिकेश, बिल्कुल सही। चलिए ब्रजेश का भी सही है। चलिए ठीक है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा? पौधों में जो भोजन का है दोस्तों, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? भोजन का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों पौधों में, वह किसके द्वारा होता है? तो वह दोस्तों किसके द्वारा होता है? आपका फ्लोएम के द्वारा। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो भोजन का स्थानांतरण होता है दोस्तों, वह किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वह किसके द्वारा होता है? हाँ किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण, तो भोजन का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों वह फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर, लवण पर। बताएं दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर, लवणों पर। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2012 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, अगर हाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जैसे पौधों में जो भोजन है, देखिए दोस्तों भोजन का स्थानांतरण होता है तो यह दोस्तों फ्लोएम द्वारा होता है, लेकिन जो जल का स्थानांतरण होता है दोस्तों वह जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण, भोजन अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? हाँ भोजन अगर पूछे तो फ्लोएम बताएंगे, अगर आपसे जल पूछे दोस्तों तो जाइलम बताएंगे। जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम द्वारा, और जो जल का स्थानांतरण होता है वह जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए दोस्तों, क्या है आंसर? क्वेश्चन आंसर आप सभी लोग आंसर बताएं आप सभी लोग। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है,
एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर कि लवणों पर? तो बिल्कुल सही दोस्तों, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है दोस्तों किस पर करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है, पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में? बताएं दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 और 18 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, किसमें आता है दोस्तों बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों। हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? दोस्तों एटीपी का पूरा नाम तो पता ही आपको क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अणु होते हैं वो कितने अणुओं का लाभ होता है? तो दोस्तों कितने अणुओं का लाभ होता है? तो दोस्तों 8 अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है दोस्तों? तो कितने? 8 अणुओं का लाभ होता है। कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है दोस्तों? तो 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों? फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में? कमेंट करें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ दोस्तों देखिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 तक देखेंगे आज की ही क्लास में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब बस एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 48 और 49। ठीक है दोस्तों, यही 49 आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। तो दोस्तों फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है, किस में जाता है दोस्तों? या दोस्तों किस में जाता है? आपका बाएं अलिंद में जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में जाता है दोस्तों? बाएं अलिंद में जाता है। किस में जाता है दोस्तों? फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, जठर रस, पित्त रस? बताएं दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यकृत स्रावित करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 49 का आंसर हो जाएगा वह आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। यकृत स्रावित करता है दोस्तों, तो यकृत क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यह क्लास दोस्तों आप सभी लोगों को
कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।